नमस्कार दोस्तों, मैं आपका एस्ट्रोलॉजर और गाइड विजय गोयल ग्रह मुश्तरका सीरीज में स्वागत करता हूं। हमारी चर्चा चल रही थी बृहस्पति और चंद्रमा की। खाना नंबर 6 तक की हमने चर्चा कर ली है। आज हम करेंगे इस सीरीज में खाना नंबर 7। तो लाल किताब 1941 पेज 214 215 खाना नंबर 7 में क्या लिखा है वो मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। बृहस्पति चंद्रमा खाना नंबर 7 में होता है। तो पेज 214 में लाइन नंबर 15, बचपन मंदा 24 साल उम्र से वालदेन दुखिया, शादी और लड़की की पैदाइश के दिन से धन दौलत और जवाल मगर दलाली फायदेमंद व्यापार हो। यानी कि अगर बृहस्पति चंद्रमा 7th हाउस में है तो जो चंद्रमा की उम्र है 24 साल की उम्र से वालदेन दुखिया हो जाता है। वालदेन का मतलब माता पिता को कष्ट आना शुरू हो जाता है। एक तो ये बताया। दूसरा बचपन मंदा, यानी बचपन मंदा ही होगा। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि बृहस्पति चंद्रमा जो है शुक्र बुध के पक्के घर में आ गए हैं। शुक्र बुध दोनों ही बृहस्पति चंद्रमा के शत्रु हैं, इसलिए उसका बचपन भी मंदा है। जैसे ही चंद्रमा की उम्र आती है 24 साल, तो माता पिता को भी कष्ट चालू हो जाता है। और जैसे ही शादी होती है या लड़की की पैदाइश होती है, उस दिन से धन दौलत का जवाल शुरू, यानी डाउनफॉल शुरू। क्यों डाउनफॉल क्यों शुरू हो रहा है? क्योंकि शादी होते ही शुक्र एक्टिवेट हो गया, बुध, और लड़की होते ही बुध एक्टिवेट हो गया, और बृहस्पति चंद्रमा इसी घर में है, बुध और शुक्र के पक्के घर में ही है। तो आपका पैसा जाने लग जाएगा, पैसा का बर्बादी शुरू हो जाएगी ऑटोमेटिकली। तो ये बात यहाँ पे बताइए। तो इसके एक चीज़ अच्छी बात बताइए कि व्यापार में ये मंदी हालत नहीं देगा। ऐसा व्यक्ति दलाल का कमीशन के काम का काम कुछ भी करता है कमीशन से रिलेटेड, तो वो काम बहुत अच्छा रहेगा, उस काम में उसकी तरक्की रहेगी। ये बात यहाँ पे बताइए। तो कमीशन के काम के लिए बेस्ट है ये। तो ये बात आप इसमें नोट कर लें। 24 साल उम्र लिखी है। आप जो बृहस्पति चंद्रमा जब खाना नंबर 1 में आया था तो 28 साल उम्र लिखी थी वहाँ पे। 28 साल जो है वो मंगल की उम्र है ना। खाना नंबर 1 जो है वो मंगल की ज़मीन है। और यहाँ पे चंद्रमा का उम्र ली है। यहाँ पे बृहस्पति की उम्र नहीं ली, शुक्र की उम्र नहीं ली, बुध की उम्र नहीं ली। यहाँ पे चंद्रमा की उम्र ली है खाना नंबर 7 में। अब अपन आते हैं खाना नंबर 8। खाना नंबर 8 में पेज 215 में क्या लिखा है? गो उम्र लंबी मगर धन के खातिर भाइयों को मारे या मरवाए, धन उम्दा वही होगा जिसमें श्रेष्ठपन हो। माता घर से शनिचर या मंगल की चीजें बाई से तबाही होंगी। यानी कि खाना नंबर 8 में जब बृहस्पति चंद्रमा आ जाता है, तो बृहस्पति चंद्रमा जो है वो आपकी जद्दी जायदाद या पैतृक संपत्ति को इंडिकेट करता है ना। खाना नंबर 6 के खाना नंबर 2 में बृहस्पति चंद्रमा के लिए बिल्कुल साफ साफ लिखा है कि खाना नंबर 2 में बृहस्पति चंद्रमा होता है तो वो अपनी पैतृक संपत्ति का विस्तार करता है, वो बढ़ती चली जाती है ना। ये आपने लास्ट वीडियो में सुना ही था। लेकिन यहाँ पे जब खाना नंबर 8 में बृहस्पति चंद्रमा आ जाता है तो यही संपत्ति विवादों का कारण बनती है। ये बात यहाँ पे बताइए कि संपत्ति और पैसा जो है, माता पिता का जो संपत्ति और पैसा आ रहा है, वो विवादों का, भाइयों में विवादों का कारण हो जाती है। क्योंकि यहाँ पे मंगल मंगल बद है। यहाँ पे शनि के हेडक्वार्टर में मंगल बद हो रहा है, ये शमशान भूमि है। तो यहाँ पे भाइयों में झगड़ा पैसों के कारण हो रहा है। यहाँ पे दोनों बात बताई गई है कि यहाँ भाइयों का झगड़े के अंदर कुछ भाई इसके साथ भी होंगे, कुछ भाई इसके विरोध में भी होंगे। लेकिन जो भी रिलेशन होगा वो सिर्फ भाइयों में आपस में जो भी प्यार मोहब्बत जो भी होगा, तो वो सिर्फ पैसों के कारण ही होगा। मतलब उसके बीच बीच में जो डोर होएगी वो सिर्फ संपत्ति होएगी। तो या तो संपत्ति कुछ भाई इसके पक्ष में इसलिए होंगे क्योंकि संपत्ति उसका कारण होगी, कुछ भाई इसके विरोध में इसलिए होंगे क्योंकि उसके लिए भी संपत्ति ही कारण होगी। एक तो बात यहाँ पे बिल्कुल क्लियर कर दी है। धन उम्दा वही होगा जिसमें श्रेष्ठपन हो। तो धन उम्दा यानी कि ये व्यक्ति जो है इसको बहुत ही हिसाब से, बेईमानी से धन भाइयों से नहीं लेना चाहिए। बेईमानी नहीं करनी चाहिए। अपने हक का ही धन ले तो वही इसको फायदेमंद होगा, श्रेष्ठपन हो। धन उम्दा वही होगा जिसमें श्रेष्ठपन हो, है ना। एक तो ये बात आई। माता घर से शनिचर या मंगल की चीजें बाई से तबाही होंगी। यानी माता घर का मतलब ये है ननिहाल पक्ष।
तो अब इसके जो पैतृक संपत्ति की लड़ाई के अंदर अगर ननिहाल पक्ष वाले इन्वॉल्व हो जाते हैं तो और इसकी तबाही हो जाएगी। तो इसको अपने ननिहाल पक्ष को कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं करना है, ये बात, एक तो ये बात आती है। दूसरी बात ये आती है कि उनके घर से शनि और मंगल की कोई भी वस्तु नहीं लानी है। अगर माता के घर से ननिहाल पक्ष से ये शनि का आइटम ले आते हैं या मंगल का आइटम ले आते हैं तो फिर इसके घर में तबाही शुरू हो जाएगी, इसको खुद को नुकसान होने लग जाएगा। तो ये बात यहाँ पे बताई गई है। तो जनरल रूप से जो बात मेरे समझ में यही आ रही है कि बृहस्पति चंद्रमा अगर 8th हाउस में होता है और उसके परिवार में पैतृक संपत्ति है तो वो विवादों का कारण बनती है। आगे चलते हैं। बृहस्पति चंद्रमा खाना नंबर 9, इसमें क्या लिखा है? दूध से पले हुए दरख्त की तरह नेक किस्मत, वालदेन का पूरा और लंबा सुख सागर, बशर्ते कि लड़का लड़की का पैसा या धन ना खावे। एकदम क्लियर और बहुत सिंपल शब्दों में ये बृहस्पति चंद्रमा अगर 9th हाउस में है तो बहुत ही अच्छी स्थिति में है, मतलब बहुत ही नेक स्थिति में है। वो उसके साथ बहुत आशीर्वाद है, माता पिता का बहुत लंबा आशीर्वाद है, उसकी बहुत नेक किस्मत है, उसको गैबी मदद है, वालदेन का पूरा और लंबा सुख सागर, यानी कि माता पिता की पूर्ण कृपा है और उनकी पूर्ण आयु तक, वो पूर्ण आयु तक जिएंगे और जब तक वो जिएंगे इसके ऊपर पूरी कृपा रखेंगे। ये दोनों बातें यहाँ पे बताई गई है कि वालदेन का पूरा और लंबा सुख सागर, बशर्ते कि लड़की का पैसा या धन ना खावे। अब यहाँ पे जो बात आ जाती है कि जैसे लड़की होती है, लड़की करके व्यक्ति जातक जो है विदा कर देते हैं शादी करके विदा करने के बाद फिर लड़की का कमाया हुआ धन किसी भी सूरत में इसको नहीं खाना है। ये बात इसमें विशेष सावधानी पूर्वक लिखी है। अगर वो ऐसा करता है तो फिर वो उसको अपने जीवन में तबाही ले आएगा। उसके जीवन का जो उसका जो धन है, जो उसका जो आशीर्वाद है, इसके वालदेनों का जो आशीर्वाद है वो घटता चला जाएगा और सुख समृद्धि कम होती चली जाएगी। अगर लड़की कमाती भी है, नौकरी भी करने लग जाती है, तब भी इसको उसका धन नहीं खाना है। ये बात यहाँ पे बहुत क्लियर बता दी है ना। अब अपन चलते हैं बुध, बृहस्पति और चंद्रमा खाना नंबर 10। बृहस्पति चंद्रमा खाना नंबर 10 में क्या लिखा है? माता पिता की सोने चांदी की ईंटें भी अंधियारे के पत्थर होंगे, पिता की शानदार डारी और माता की सच्ची मोहब्बत और घोड़े की लंबी दुम की शान बेटे को झाग के बुलबुले का भी काम ना देगी। यानी माता पिता के सोने की ईंटें के भी अंधियारे के पत्थर होंगे। यानी कि जिसका बृहस्पति चंद्रमा 10th हाउस में है उसके माता पिता के पास सोना चांदी जो रखा हुआ है, जो संपत्ति है, वो भी इसके काम नहीं आएंगे। पहली बात तो ये है। पिता की शानदार दाढ़ी, यानी पिता की शानदार दाढ़ी का मतलब जो पिता की जो बहुत इज्जत है समाज में, वो भी इसकी कोई हेल्पफुल नहीं है। माता की सच्ची मोहब्बत का मतलब हो गया जो माता की जो इसके प्रति जो प्रेम है वो भी कोई काम नहीं आएगा। घोड़ी की लंबी दुम की शान बेटे को झाग के बुलबुले का भी काम न देगी। यानी जो घोड़ी की लंबी दुम की शान का मतलब हो गया कि ऐसे व्यक्ति की जो शान व शौकत है, माता पिता की जो एक रईसी शान व शौकत वाला जो उसका स्टेटस है, माता पिता का, फैमिली का, वो स्टेटस इसके लिए कोई हेल्पफुल नहीं है। या हम इसको यूं भी कह सकते हैं कि ये बहुत आलीशान स्टेटस के परिवार में जन्म लेने के बाद भी इसके जो जीवन है वो बहुत डाउनफॉल में रहेगा। वो स्टेटस इसके लिए कोई फ़ायदेमंद नहीं रहेगा या वो स्टेटस ख़त्म हो जाएगा। दोनों में से एक बात हो सकती है। दूसरों का निगरान होगा तो दूसरों के नज़र में रहेगा और खुद सकता मर्द होगा। सकता मर्द का मतलब होगा कि ऐसा व्यक्ति जो होता है बहुत अहंकारी होता है। सकता मर्द बहुत ही अहंकारी होगा, किसी की बात सुनने वाला नहीं होगा। तो हम ये भी कह सकते हैं कि ये रईस जातों की बिगड़ेल संतान भी हो सकती है कि रईस जातों की बिगड़ेल संतान होगी
और जिसके कारण से वो अपने माता पिता की सारी संपत्ति को तबाह कर दे। ये भी इसका मतलब एक आता है। अब हम आते हैं खाना नंबर 11। खाना नंबर 11 में बृहस्पति चंद्रमा का क्या रिजल्ट है वो मैं पढ़ के बताता हूँ। दूसरों को तारे मगर खुद अपनी किस्मत के लिए खाना नंबर 3 के ग्रह ही होंगे। अगर 3 खाली हो तो 11 सोया हुआ। अब 5, अब नंबर 5 का कोई असर ना होगा। यानी कि ऐसा व्यक्ति जिसका बृहस्पति और चंद्रमा खाना नंबर 11 में है, वो दूसरों को तारने वाला होगा और उसका जो खुद का जो किस्मत है, मतलब वो दूसरे के लिए जो भी हेल्प करेगा वो आगे बढ़ जाएगा। यानी ऐसे व्यक्ति जो है दूसरे के लिए काम करेंगे तो वो लोग आगे बढ़ते चले जाएंगे। और खुद की जो किस्मत है, खुद की किस्मत कैसे तरेगी? अगर खाना नंबर 3 में कोई ग्रह है तो जो भी खाना नंबर 3 का ग्रह होगा उससे संबंधित चीजें या रिश्तेदारों से इसको फायदा होगा। एक तो ये बात यहाँ पे बिल्कुल क्लियर है। और अगर खाना नंबर 3 अगर खाली है तो फिर खाना नंबर 11 सोया हुआ कहलाएगा। यानी कि फिर इसकी किस्मत तो डाउन ही रहेगी और ये दूसरों के लिए हेल्पफुल रहेगा। ये बात हुई। यानी नौकरी वगैरह करेगा या दूसरों के लिए काम करेगा तो वो आगे बढ़ेंगे, ये वहीं का वहीं रह जाएगा। और अब खाना नंबर 5 का कोई असर ना होगा और खाना नंबर 5 का असर जो है खाना नंबर 11 में नहीं जाएगा। यानी कि जो संतान से भी अगर कोई वो उपाय होना चाहिए वो उपाय भी इसको फायदा नहीं करेगा। तो इसके लिए वैसे 1952 में एक उपाय बताया गया है कि ऐसे व्यक्ति का जिसका खाना नंबर 11 में बृहस्पति चंद्रमा और खाना नंबर 3 खाली हो यानी सोया हुआ हो, तो फिर इसको कन्या पूजन का उपाय करना चाहिए। रेगुलर कन्या पूजन करें तो उससे खाना नंबर 3 एक्टिवेट हो जाएगा और इसके जीवन में खुशहाली आने लग जाएगी। इसी ढंग से खाना नंबर 10 का भी एक उपाय जो मैं छोड़ दिया हूँ पहले, इसमें तो लिखा हुआ नहीं है। 1952 में लिखा हुआ है कि दरिया में जो है कॉपर के सिक्के डाले, तो वो खाना नंबर 10 का उपाय है। खाना नंबर 11 का मैंने आपको बता ही दिया। अब खाना नंबर 12 में आ जाता है। खाना नंबर 12 में क्या लिखा हुआ है? पेज 217 में, मिसल राजा मगर त्यागी राजा जनक लड़की की पैदाइश या शादी के दिन से जवाल होवे, मकान में मकड़ी के जाले, सोने चांदी के थालों में खुराक की जगह गंदे फूल और चांदी धन की जगह सफ़ेद कलाई होगी। अब चांदी या खाली बर्तन तय मकान में दबाना मुबारक होगा। तो अब इसमें अगेन बृहस्पति अगर खाना नंबर 12 में आ जाता है, बृहस्पति और चंद्रमा खाना नंबर 12 में आ जाते हैं, तो खाना नंबर 12 में शुक्र उसका होता है और राहु की वो जमीन है, वो राहु का पक्का घर है। तो यहाँ पे क्या बताया है कि ऐसा व्यक्ति राजा जनक की तरह त्यागी होगा जिसका बृहस्पति चंद्रमा खाना नंबर 12 में है। बिल्कुल साधु की तरह होगा। राजा जनक का त्यागी तो आप जानते ही है, सभी जानते हैं इसका क्या मिसाल दी है इन्होंने, वैसा मिसाल होगा। लेकिन एक बात यहाँ पे बताइए कि जैसे ही लड़की की शादी, लड़की की पैदाइश हो जाती है यानी बुध एक्टिवेट हो जाता है या खुद की शादी हो जाती है यानी शुक्र एक्टिवेट हो जाता है, उस दिन से ही डाउनफॉल शुरू हो जाएगा। पैसे को लेके डाउनफॉल शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पे जैसे खाना नंबर 7 में डाउनफॉल शुरू हो जाता है, वैसे ही खाना नंबर 12 में भी ये कॉम्बिनेशन जब आती है तो इन दोनों केस में लड़की की पैदा होना और शादी से डाउनफॉल शुरू हो जाएगा। और इसमें किस लेवल तक का डाउनफॉल होगा ये बताया है कि मकानों में मकड़ी के जाले लग जाएंगे। यानी बहुत सारे मकान होंगे, उसमें कोई रहने वाला नहीं होगा या वो नॉन मेंटेनेंस के कारण, मेंटेनेंस नहीं करने के कारण, पैसा नहीं होने के कारण से मकड़ी के जाले लग जाएंगे। सोने चांदी के थालों में खुराक की जगह गंदे फूल होंगे। जो सोने चांदी के थाल उसके परिवार में जो उसके स्वागत के लिए होंगे या खाना खिलाने के लिए जो सोने चांदी के बर्तन उसके घर में होंगे वो अब खत्म हो जाएंगे, उसमें गंदे फूल पड़े होंगे, यानी कि वो कोई उपयोगी नहीं रह जाएंगे। चांदी धन की जगह सफ़ेद कलाई होगी। जो उसके घर में चांदी के सिक्के ऐसे भरे हुए रखे हुए होंगे वो उसकी जगह सफ़ेद कलाई यानी नकली नकली चीज़ें आ जाएंगी। अब चांदी का खाली बर्तन तय मकान में दबाना मुबारक होगा। यहाँ पे सीधा सीधा उपाय भी बता दिया पंडित जी ने कि अगर ऐसी स्थिति बनती है, अगर ऐसी स्थिति है बृहस्पति चंद्रमा 12th हाउस में है और बहुत गरीबी की तरफ हम जा रहे हैं, डाउनफॉल की तरफ जा रहे हैं, तो जो आपका मकान है जहाँ आप रहते हैं, जो आपकी
पुश्तैनी मकान है, उस मकान के अंदर चांदी का बर्तन दबा देने से फायदा रहेगा। ये बहुत क्लियर उपाय यहाँ पे बताया है। लास्ट में एक जनरल बात और बताइए कि बृहस्पति चंद्रमा के लिए कि सोने चांदी के तख्त के मालिक वाले पिता के टेवे में खाना नंबर 1 में होवे, काल माया वाले बाप वाले टेवे में खाना नंबर 1 में नहीं होगा। तो जो बुध खाना नंबर 1 जो हमने लास्ट वीडियो में किया था, सॉरी बुध कह रहा हूँ मैं, बृहस्पति चंद्रमा खाना नंबर 1 में जो हमने लास्ट वीडियो में किया था, बृहस्पति चंद्रमा 1 में, उसका एक पार्ट यहाँ, लास्ट पार्ट यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि बृहस्पति चंद्रमा खाना नंबर 1 उसी कुंडली में माना जाएगा जिसकी कुंडली में उसके माता पिता अमीर तो हैं लेकिन ईमानदारी के अमीर है। ईमानदारी से उन्होंने अपनी धन दौलत सोना चांदी कमाया है। काला धन से अगर उन्होंने सोना चांदी कमाया है, बेईमानी से अगर सोना चांदी कमाया है, तो फिर अगर बृहस्पति चंद्रमा खाना नंबर 1 में है तो उसको गिना नहीं जाएगा, उसको गिना नहीं जाएगा, यानी उसके बृहस्पति चंद्रमा खाना नंबर 1 का रिजल्ट नहीं दे रहा है। ये बात इन्होंने लास्ट में बताई है जिनका बृहस्पति चंद्रमा खाना नंबर 1 में है। तो वो देख लें कि उनके माता पिता ने कैसे धन कमाया। तो ये सारी बात, पूरी की पूरी जो बात है बृहस्पति चंद्रमा की, ये लाल किताब 1941 की कंप्लीट होती है। तो मूल रूप से जो बात यहाँ पे आती है कि बृहस्पति चंद्रमा जो है वो माता पिता या पितरों का आशीर्वाद है, और ये एक ईमानदारी की कॉम्बिनेशन है। आपके माता पिता ईमानदारी से जो धन आपके लिए छोड़ गए हैं वही धन आपके लिए उपयोगी होगा, वही आशीर्वाद के लिए आपके लिए फलीभूत होगा। ये बात मोटी मोटी बताई गई है, और मैं इसको यहीं पर ही, इस पूरे बृहस्पति चंद्रमा की कॉम्बिनेशन को यहीं पर ही समाप्त करता हूँ, और हम नेक्स्ट वीडियो में एक नई कॉम्बिनेशन, नई ग्रह मुस्तरका को लेके आएंगे जो इसके आगे में है। धन्यवाद।